Good morning, everyone. Welcome back to Salman Academic Coaching Classes. अभी हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा और इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संविधान का विकास जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर जो 1858 के भारत शासन अधिनियम तक था। अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। 1861 का जो अधिनियम है, इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो हैं, एक तो यह कि इसमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करने का कार्य किया गया, अधिकार दिया गया कि वह भारतीयों को भी अपनी परिषद में शामिल कर सकता है। ठीक है। और दूसरा, ये गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसकी विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात मुंबई और मद्रास की सरकारें जो थी उनको भी विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। जो 1869 का अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंध में भी कानून जो है वो बना सके। ठीक है। सो ये 1861 के प्रमुख पॉइंट्स थे। देन उसके बाद आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। अब इस अधिनियम में क्या था, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार के अंतरण मान्य किया गया। तो जो 1958 में भारत का जो शासन था क्राउन के अंडर आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चला गया था और क्राउन के अंदर आ गया था। इस अधिनियम में 1876 में जो है वो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। तो औपचारिक रूप से अब ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया भारत की जो सरकार थी। देन हमारे पास आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। अब 1892 का जो अधिनियम था उसमें जो प्रमुख बात थी वो थी इसमें निर्वाचन की व्यवस्था करना। देखो इसमें क्या था कि जैसे 1861 का जो हमारा अधिनियम था उसके अंतर्गत जो सदस्य नियुक्त किए जाते थे वो अधिकतर बड़े जमींदार या राज परिवारों के सदस्य होते थे, आम जनता को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। 1892 के अधिनियम में जो है मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो इसमें जो 1861 में जो लूप होल रह गया था, जो कमी रह गई थी, उसमें सुधार किया गया। देन परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई, वार्षिक आय या बजट का ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। सदस्यों को कार्यपालिका में काम के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखो ये भी नोट करने वाली बात है कि इसमें जो सदस्य, कार्यपालिका के जो सदस्य थे, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार था। ठीक है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये भी था कि किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया जा सकता था। प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। देन ये जो सदस्य थे ये अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और इसके अलावा वर्गों का प्रतिनिधित्व भी पक्षपात पूर्ण था। मीन्स इसमें भी ड्रॉबैक रह गए थे, जो कुछ सुधार किए थे उनमें भी आगे कुछ और ड्रॉबैक थे। 1892 के अधिनियम के बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है और जो इसमें प्रमुख पॉइंट है, जो इसकी आलोचना भी होती है और जो इसमें बेसिकली इसमें जो भारत का विभाजन था उसका एक बीज हो गया शामिल, क्योंकि इसमें पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायतें दी गई। बेसिकली इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी त्रुटि भी थी और इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति जो है भारत में शुरू की गई। इसमें एक और पॉइंट था कि गवर्नर की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। जो गवर्नर जनरल था उसकी जो कार्यकारिणी थी उसमें एक भारतीय सदस्य को भी नियुक्त करने की इसमें व्यवस्था की गई थी,
और जो सदस्य नियुक्त हुए थे, प्रथम भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार से ये अक्सर आता है टेट, टीजीटी या किसी भी अन्य एग्जाम में। देखो, इसके बाद स्टार्ट होता है भारत परिषद अधिनियम 1919। इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है इसको। इसमें बेसिकली क्या था कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसके स्थान पे राज्य परिषद तथा विधानसभा वाले द्विसदनीय विधान मंडलों का गठन किया गया। सो बेसिकली इसमें क्या था कि जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था हो गई। राज्य परिषद था और विधानसभा थी। ठीक है। देन इसी में जो 8 प्रमुख प्रांत थे जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, उनमें द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई। देन जो प्रांत थे, मीन्स जो स्टेट थे, उनके जो विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया। जैसे वर्तमान में हम पढ़ते हैं, समवर्ती सूची में 3 होते हैं। सॉरी, जो हमारी 7th शेड्यूल है उसमें हमारे पास संघ सूची है, देन स्टेट सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इसमें भी क्या किया गया, जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक थे सुरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। जो सुरक्षित विषय थे वे गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे, और जो हस्तांतरित विषय थे वो भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे। ठीक है, तो इसमें द्वैध हो गया, एक गवर्नर के पास रहेंगे और एक भारतीय मंत्रियों के पास जो थे वो विषय दिए गए। देन ये जो अधिनियम था 1919 का, इसी के अंतर्गत जो है साइमन आयोग का गठन किया गया था। साइमन आयोग, जो आगे पढ़ेंगे आप या हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक आयोग आया था। उसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, उसी के कारण उसका विरोध हुआ था। 1927 में ये आयोग बना था और 1928 में ये आयोग भारत आया था। ठीक है, इसके विरोध में साइमन आयोग, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये जो द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में चलाई गई थी, ये पूर्णतः विफल रही थी, जिसका कारण था कि गवर्नर जो था उसका पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। यानी कि शक्तियां दे तो दी गई, लेकिन गवर्नर की मर्जी के बिना नहीं होता था। सो पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से जो प्रांत थे वो कार्य नहीं कर पा रहे थे। देन नेक्स्ट आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसे मौजूदा संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान कर लिए गए थे जो वर्तमान में हमारे संविधान में है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियां थी, और इसमें जो प्रमुख पॉइंट थे वो ये था कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो थी उसे समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पे केंद्र में जो है द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके अलावा इसका जो एक अन्य पॉइंट था वो ये है कि इस अधिनियम के अधीन वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध नाम के 2 नए प्रांत बना दिए गए। तो जो बर्मा बर्मा था, यानी म्यांमार जो है आज की डेट में, वो पहले भारत का अंग होता था। अब इस अधिनियम में उसको अलग कर दिया गया भारत से, और उड़ीसा और सिंध भी 2 अलग स्टेट बन गए। देन इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय बैंक, जिसे सेंट्रल बैंक बोलते हैं, आरबीआई जिसका नाम है आज की डेट में, और एक संघीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका प्रावधान भी इसी में किया गया था। ठीक, उसके बाद आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जो अधिनियम था ये माउंटबेटन योजना पे आधारित था। माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय थे, और इन्होंने ये योजना जो थी ये प्रकाशित की थी 3 जून को, जिसमें भारत विभाजन की बात कही गई थी। तो इसको 3 जून योजना भी बोलते हैं, माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं। इसी के आधार पे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना था।
इसमें क्या था कि भारत का विभाजन कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनाए गए, और जो वर्तमान बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होता था। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है, भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए। हालांकि पाकिस्तान एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और भारत जो है वो 15 अगस्त को मनाता है। एक क्वेश्चन जो इसमें आता है एग्जाम में आपसे, वो पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देन देखो इसमें क्या था कि जो दोनों देश बने, भारत और पाकिस्तान, दो स्टेट बनाने की बात की गई, दो देश बनाने की बात की गई, और जो देसी रियासतें थी उनको कहा गया कि वो अपनी मर्जी से किसी में भी शामिल हो सकते हैं। तो फिर बहुत सारी रियासतें भारत में शामिल हो गई, कुछ पाकिस्तान में चली गई, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो वो वापस भारत में मिल गया। तो ये जो था, ये था हमारा 1947 का अधिनियम। देखो जो भी हमने अब दो क्लासेस में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो भारत की संविधान का जो विकास है वो एक लंबे समय से हुआ है। इसमें बहुत सारी चर्चाएं इसके ऊपर की गई हैं, और इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवियों के बहुत सारे इनपुट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ समझौते में स्वीकार किया गया था। देन इसी के आधार पर साइमन कमीशन की व्यवस्था की गई थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया। 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। और उसके बाद जो है, जो हमारा आगे जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अब यहाँ तक तो हमने आर्टिकल पढ़े जब हमारे पास ये सारी चीजें आती गई। अब इसी में एक अधिनियम आता है जो संवैधानिक विकास में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन भारत के संविधान में हम उसको पढ़ेंगे। वो है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 जो है, उसी की सिफारिश पे भारत के संविधान का निर्माण जो है वो हमने किया है। उसी के सिफारिश पे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण एक सभा ने किया जिसको बोलते हैं संविधान सभा। उसके बारे में, जो संविधानिक सभा के बारे में जो हमारा क्लास है वो हमारी आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और अगर इसके विषय में आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में कीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।